चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हमें कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन को स्टडी करना है, चाहे वो जनरेटर हो, चाहे मोटर हो, चाहे ट्रांसफार्मर हो। हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं स्टडी को। अलग अलग बुक में अलग अलग अप्रोच दी हुई होती है, या अलग अलग टीचर की या अलग अलग पर्सन की अलग अलग अप्रोच हो सकती है उसको समझने की। लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरे को बेस्ट लगता है तरीका, उसको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। और अगर हम सिस्टमेटिक स्टडी करेंगे तो दैट विल बी वेरी मच इजियर फॉर अस। जिसमें से सबसे पहली चीज जो होती है वो होता है बेसिक प्रिंसिपल। बेसिक प्रिंसिपल जिसके ऊपर वो मशीन काम कर रही है। जैसे अगर हमने जनरेटर की बात करी तो हम मैकेनिकल इनपुट दे रहे हैं और इलेक्ट्रिकल आउटपुट हमें मिल रहा है। और इसी के साथ इस बेसिक प्रिंसिपल को साध करके हमें क्या करना है, जनरेट करना है ना। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल को हम यूज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि बस ये प्रिंसिपल पता होने भर मात्र से हमारा काम बन जाएगा, या कोई भी चीज हम ऐसे अरेंज कर देंगे तो जनरेटर की तरह काम करने लगेगा। उसको सिस्टमेटिकली काम करना चाहिए, जिसके लिए हमें उसके कुछ पार्ट्स को अरेंज करना पड़ेगा। मतलब एक डिवाइस को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, तो हमें उसकी कंस्ट्रक्शन देखनी है। ठीक है, तो बेसिक प्रिंसिपल, और इस बेसिक प्रिंसिपल को जो है साधने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, डिवाइस बनाना पड़ेगा, उसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके अंदर का जो है मैकेनिज्म है, ये जो हो गई हमारा फर्स्ट पार्ट में आ गया। इसके अलावा इसके अंदर का मैकेनिज्म हो गया अब। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है कि कैसे मैकेनिकल एनर्जी जो होगी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है। इसके बीच में कोई डोमेन होगा ना, ये क्या होगा, इसको हम एक डोमेन बोल सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी की डोमेन हो गई, ये क्या हो गई, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डोमेन हो गई। ठीक है, तो एक डोमेन से दूसरी डोमेन में, या दूसरी से पहली डोमेन में लाना है, या कुछ और भी हमें काम करने हैं किसी भी डिवाइस के लिए, तो उसका कुछ मैकेनिज्म, वो मशीन किस तरह से परफॉर्म कर रही है, यूजिंग फिजिकल क्वांटिटीज। यूजिंग फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, ये आपने बिल्कुल बेसिक फिजिक्स की डेफिनेशन में पढ़ा होगा क्या। जब फिजिक्स पढ़ते वक्त हम सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज का डिस्कशन करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे मास, लेंथ, टाइम, वर्क, एनर्जी, पावर, आपका फ्लक्स, एमएमएफ, रिलक्टेंस, रेजिस्टेंस, ये सब क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटीज हो गई ये सभी। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमें फिजिकल क्वांटिटीज यूज होने वाली है, वो हमें टॉर्क होगा, ठीक है, पावर होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ठीक है, इसी तरह से एमएमएफ होगा, और इस तरह से करंट है। तो ऐसे ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हमें यहाँ पे यूज होनी है, मतलब होनी है। तो हमें क्या पता होना चाहिए, ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब समझ में आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हर क्वांटिटी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, क्या होती है। दूसरी चीज, इनके रिलेशंस पता होने चाहिए आपस में। ठीक है, कि कैसे टॉर्क जो है, टॉर्क और स्पीड जो है वो पावर से रिलेटेड है। ठीक है, या फिर फ्लक्स, एमएमएफ और रिलक्टेंस मिलकर के किस तरह से रिलेटेड है, या रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, इंडक्टेंस की बात करें, तो वो करंट से कैसे रिलेटेड है। तो ये सब इनके जो इंटर रिलेशंस है वो हमें क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बेसिक प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन, और उसको फॉलो करते हुए मैकेनिज्म जो है बेसिकली, वैसे हम क्या करते हैं, इसको इधर ही रख लेते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ नहीं रखते हैं, हम यहाँ पर सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज का डिस्कशन मान लेते हैं कि इनको हमें समझना है यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका मैकेनिज्म, जब बेसिक मैकेनिज्म है वो हमें देखना है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज और उनके जो रिलेशन है हम उनको समझेंगे, और प्लस इसमें क्या करना है, हमें इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनको आइडेंटिफाई करके उनका रेक्टिफिकेशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इलेक्ट्रिकल एनालिसिस, इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस, जो आपके पास पूरा सब्जेक्ट है। आपने, अगर मेरे ख्याल से अगर लेक्चर हो गए होंगे आपके सर्किट एंड सिस्टम में, तो आपको पता होगा कि जैसे एक बेसिक एप्लीकेशन जो सर्किट एनालिसिस की है वो ये है। अब है क्या, कुछ प्रॉब्लम है क्या, ये रब कर दो। 3 अगर हम बात करें, थर्ड जो इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस, आपने देखा होगा। अब है, व्हाट इज हैपनिंग, इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस में अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं, हम सर्किट को, एक सर्किट को बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो भी मशीन है, चाहे वो जनरेटर हो, मोटर हो, ट्रांसफार्मर हो, उसकी मदद से हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट हम बनाएंगे और उस सर्किट को एनालाइज करेंगे। तो यानी कि उसे इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स की टर्म्स में हम
स्टडी करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और उससे काफी कुछ प्रिडिक्ट किया जा सकता है। अब ये पूरा का पूरा एनालिसिस जो होगा ये हमारा इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स पे, वोल्टेज, करंट और उन्हीं पे बेस्ड होगा और उसी की मदद से हम ये पूरा का पूरा एनालिसिस यहाँ पर करेंगे। हाँ वसीम बोलो। वसीम कुछ पूछना है क्या? हैंड रेज किया ना आपने? सर एक बार रिपीट कर देना। कौन सा थर्ड पॉइंट? यस सर, थर्ड पॉइंट। आपने, ठीक है देख लेते हैं एक बार। आपने इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में ट्रांसफार्मर पढ़ा होगा, ठीक है? ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, सपोज करो ये उसकी कॉइल्स हो गई। यहाँ पर हमने ईएमएफ अप्लाई करी, यहाँ पे हमें एक ईएमएफ मिल गई, ठीक है? अब होता क्या है कि बाद में आपने इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ा होगा, सर्किट डायग्राम। आई थिंक आपने बुक में तो देखा ही होगा कि ऐसे ऐसे करके हम एक ड्रॉ करते हैं, उसकी जो भी उसके अंदर लॉसेस हो रहे हैं, जो भी मैग्नेटाइजेशन है, या उसकी मदद से हम क्या करते हैं, सर्किट पैरामीटर के टर्म्स में उन सब चीजों को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? ऐसे डायग्राम देखा है क्या आपने ट्रांसफार्मर का? यस सर। हाँ। यस सर। तो बेसिकली क्या किया है हमने, पहले हमने क्या करा, ट्रांसफार्मर का बेसिक प्रिंसिपल देखा, उसकी कंस्ट्रक्शन देखी कि एक कोर होता है, उसके ऊपर हमने वायर लपेट दिया है, ऐसे ऐसे करके हम काम कर रहे हैं। अब क्या होगा, इसमें अगर ईएमएफ पास करेंगे, एसी करंट अगर इसमें फ्लो करेगा तो ईएमएफ की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, मैग्नीट्यूड चेंज होता रहेगा और साथ ही साथ फ्लक्स की भी चेंज होती रहेगी। अब वही फ्लक्स जो है वो दूसरी कॉइल से लिंक्ड है जो कि चेंज होता रहेगा। हम फैराडेज लॉ में पढ़ चुके हैं कि अगर कभी भी फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है E2। तो ये ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगी, E2 हमें मिल जाएगी इस एंड पर, ठीक है? अब ये बीच में जो प्रोसीजर हो रहा है पूरा, यहाँ पे हमारा हमने फ्लक्स को इन्वॉल्व कर लिया है, ठीक है? यहाँ पर हम एनआई, एन टर्न्स है और आई करंट फ्लो कर रहा है तो एनआई एमएमएफ की बात करते हैं। और यहाँ पे इस सर्किट का, इस मैग्नेटिक सर्किट का, ये जो सर्किट है ये मैग्नेटिक सर्किट है, इसका अपना रिलक्टेंस होगा, ठीक है? तो हमने क्या करा, पहले हमने बेसिक कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल के बारे में बात किया, ठीक है? नेक्स्ट हमें ये क्वांटिटीज अगर हमें नहीं समझ में आती कि ये क्वांटिटीज क्या है, फाई क्या है, हमारा एमएमएफ क्या है, ये सब चीज अगर मुझे नहीं समझ में आता तो मैं कैसे बाकी चीजें समझ सकता हूँ इसके बारे में, डिवाइस के बारे में सोच के देखो। मान लो आपको मोशन के बारे में स्टडी करना है किसी ऑब्जेक्ट के, लेकिन आपको यही नहीं पता कि वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है, फोर्स क्या होती है, टॉर्क क्या होता है, स्पीड क्या होती है, पावर क्या होती है, वर्क क्या होता है, तो कैसे समझोगे मोशन को किसी ऑब्जेक्ट के? मान लो तुमने कोई ऑब्जेक्ट हवा में फेंका, वो कितनी देर बाद हवा में पहुंचेगा, कैसे बताओगे जब तुम्हें पता ही नहीं है कि वेलोसिटी क्या होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर के पैरामीटर नहीं समझ में आते, डिस्प्लेसमेंट नहीं समझ में आता, तो कैसे समझोगे? तो सेम चीज यहां पर भी है कि अगर हमें पैरामीटर्स नहीं पता है, ये सब पैरामीटर्स नहीं समझ में आते हैं, उनके रिलेशन कैसे ये रिलेटेड है एक दूसरे से, अगर ये नहीं समझ में आता है तो हम उसको समझ ही नहीं सकते। तो दूसरा काम ये हो गया। तीसरा काम आपने देखा कि हमने इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया है और इसके बेसिस पे हमने स्टडी की है, ठीक है? तो इसकी एफिशिएंसी निकालनी है, मशीन की एफिशिएंसी जो हमारी आ रही है वो हम इसकी मदद से एफिशिएंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लॉसेस को शो कर सकते हैं, कैसे उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं हम, बहुत सारी चीजें जो भी है, परफॉर्मेंस एनालिसिस जो हो गया, हम इसके परफॉर्मेंस एनालिसिस जो है वो इस सर्किट की टर्म्स में हम कर सकते हैं। और ये जो हो गया ये हमारा एक आइडियल डिवाइस जो हो गया, जो काम ट्रांसफार्मर करता है वो हमने यहाँ पर शो कर दिया, बस बाकी सब कुछ जो हो रहा है उसमें इलेक्ट्रिकल अलग से हमने यहाँ पे शो कर दिया। तो ये काम लास्ट का होगा हमारा, ठीक है? इसी के बाद हम बहुत सारे परफॉर्मेंस जो हम वहां पर डिस्कस कर रहे हैं वो सब भी इससे जोड़ेंगे हम बाद में, ठीक है? लेकिन ये सेपरेट पार्ट हो गया। अब ये जो है ये आपको तब सॉल्व कर पाओगे जब आपको आरएलसी सर्किट सॉल्व करने आते हैं, ठीक है? आरएलसी सर्किट वगैरह की आपको को अच्छी नॉलेज है, मान लो मैं यहाँ पे एसी लगा दूं या डीसी लगा दूं तो ट्रांजिएंट होंगे, हार्मोनिक्स होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो तब आप जब बेहतर समझ सकोगे जब आपको ये सर्किट सॉल्व करने आते होंगे, केसीएल केवीएल आता होगा, ठीक है? तो आप यहाँ पर देखो जरा, एक सिंगल लॉ केसीएल केवीएल अगर आपको पता है, मतलब किरचॉफ लॉ अगर आपको पता है, तो ये सर्किट हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? सिंपल सर्किट है ये। या फिर दूसरी थ्योरम्स भी यूज कर सकते हैं, बट ठीक है, अगर केसीएल केवीएल से भी कर सकते हैं इसको, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे जो सर्किट सॉल्विंग टेक्निक्स हैं वो यहाँ पर यूज होती है। यहाँ पर हमारी सर्किट सॉल्विंग टेक्निक्स यूज होती है, मतलब अगर आप इसमें अच्छे नहीं है तो भी आपको दिक्कत होगी मशीन में। दूसरी चीज, ये तो क्वांटिटीज बेसिक है, ये तो आपको पता होनी चाहिए, मतलब वैसे भी पता होनी चाहिए, ये तो 12th तक ही आ जानी चाहिए, नहीं तो फर्स्ट ईयर आपने किया है तो तब तक आ जानी चाहिए, लेकिन फिर भी हम एक बार रिपीट करेंगे क्योंकि हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो, तो वो हम रिमूव कर देंगे।
उससे पहले है बेसिक प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और मैकेनिज्म। अगर आप इस पे फोकस नहीं कर रहे हो तो फिर ये सब बेकार है, आपको पता नहीं होगा, बस आप मान के चलोगे कि हाँ ये हो गया है, ठीक है ऐसे होता होगा, वैसे हो गया, चलो यहाँ पे ये हो गया, आपने रट लिया, वो अलग चीज है। लेकिन अगर ये चीज आपको क्लियर नहीं है तो आपको बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो हम इसमें सबसे पहले हम इसके इस पार्ट को हम यहाँ पे देखेंगे। तो आज हम फर्स्ट पार्ट यहाँ पर देख रहे हैं, बेसिक प्रिंसिपल वगैरह, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल मतलब यहाँ पर हमारे पास 2-3 प्रिंसिपल्स हैं जो हम यूज करने हैं। देखो बेसिक प्रिंसिपल जो है वो ज्यादा नहीं है हमारे पास, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल हमारे पास ज्यादा नहीं है, जिसमें से एक है फैराडेज लॉ, जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। एक बार और बता देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बता देता हूँ, कोई डाउट होगा तो मुझे बताइएगा, ठीक है। सब हमें क्या करना है, हमें कन्वर्जन चाहिए, इलेक्ट्रिकल का मैकेनिकल में या मैकेनिकल का इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम जनरेटर एक्शन की बात करें तो फैराडेज लॉ तो जनरेशन की बात करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएशन नहीं, मतलब कन्वर्जन की बात करता है मैकेनिकल से। तो होगा क्या, अगर मैं इस मैग्नेट को मूव करूं इस कॉइल की तरफ, ये जो रेड कलर का ये वायर आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये कंडक्टर है। इसके बाहर यहाँ पर हमने क्या करा है, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अगर आप ऐसी एक मैग्नेट लेकर के उसको एकदम से फेंकेंगे ना इसकी तरफ, तो आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, ठीक है। ये डिफ्लेक्शन आपको दिखाई देगा। अगर आप इसको दूर लेके जाओगे ना तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, ठीक है। आप पोलैरिटी चेंज करके नजदीक लाओगे तो फिर से इसी डायरेक्शन में दिखेगा, और अगर ये साउथ होगा, मतलब कहने का ये नॉर्थ है, और दूर लेके जाओगे तो फिर इस डायरेक्शन में दिखेगा। मतलब सिंपल सा बस ये है कि डिफ्लेक्शन जो होगा वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे पोलैरिटी किस तरह का फ्लक्स इससे लिंक हो रहा है, मतलब इनकमिंग फ्लक्स जो है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, और उसमें भी पोलैरिटी क्या है यहाँ पर, दोनों चीजों पे ये डिपेंड करता है। ये तो मेरे ख्याल से आप जानते ही होंगे, बेसिक सी चीज है। इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताइए, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पर हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। कैसे पता चला, फैराडेज लॉ से पता चला। फैराडेज लॉ क्या कहता है कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी कंडक्टर को मूव करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब ईएमएफ इंड्यूस होने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो ईएमएफ ऐसे क्रिएट होगी या तो ईएमएफ ऐसे क्रिएट होगी। ये बात समझ में आती है भाई, यहाँ पर दो टर्मिनल है ना ये वायर के, एक टर्मिनल ये हो गया, एक टर्मिनल ये हो गया, ये पहला टर्मिनल है, ये दूसरा टर्मिनल है जिसको आपने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया हुआ है। अब या तो ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, या फिर दूसरी चीज क्या हो सकती है, ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। दोनों में से कोई भी केस हो सकता है ना, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आप रिप्लाई करेंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा, मुझे पता चलता रहेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर ये दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। सर तो एक चीज तो क्लियर हो गई हमें कि ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब दूसरी चीज क्या है, हमें डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ चाहिए, जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है उसकी डायरेक्शन चाहिए। या फिर अगर इससे हम कोई एक्सटर्नल सर्किट, या मान लो यहाँ पर कोई लैंप हमने कनेक्ट कर दिया, तो उसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा या ऐसे फ्लो करेगा, वो तो हमें पता होना चाहिए ना। तो दूसरी चीज है, हमें यहाँ पे डायरेक्शन पता होनी चाहिए, जिसको कभी कभी हम बोल देते हैं कि हम फैराडेज सेकंड लॉ की मदद से बता सकते हैं, ठीक है। तो फैराडेज सेकंड लॉ क्या कहता है, ईएमएफ जो इंड्यूस होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं, ईएमएफ जो इंड्यूस हो रही है इसमें, अगर ईएमएफ इसमें इंड्यूस हो रही है दैट इज इक्वल्स टू माइनस NdΦ/dt, ठीक है। और हम बोल देते हैं कि ये नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है, डायरेक्शन क्या हम बता रहा है, बताओ नेगेटिव वो साइन उसको अपोज करती है, कौन किसको अपोज डायरेक्शन करेगी उसको। कौन चीज किसको अपोज करती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना। हम ये तो बोल देते हैं वो उसको अपोज कर रही है, कौन किसको अपोज कर रही है, जो सोच के देखो। करंट प्रोड्यूस हो बैक रहा है वो ईएमएफ बैक ईएमएफ ये बैक ईएमएफ है, किसको किसको अपोज कर रही है बैक ईएमएफ, सर मूवमेंट को मूवमेंट को फिर अपोज चेंज कर इन रही है। फ्लक्स को। अच्छा, चेंज इन फ्लक्स को, ठीक है। काफी ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों में, कुछ हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, कुछ आपको पता ही होगा तो काम बन जाएगा, ठीक है। जिनको नहीं पता है वो थोड़ा ध्यान से सुन ले। देखो ये जो अब जो आज का लेक्चर है और जो नेक्स्ट लेक्चर है वो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। अभी तक हमने सिलेबस शुरू भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं ये दोनों लेक्चर जो होंगे सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होंगे। अगर ये आपको समझ में आते हैं तो आगे की सारी चीजें अगर आप ध्यान से समझते हैं तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर ये दोनों नहीं समझ में आते हैं तो फिर नहीं समझ में आएगा, फिर दिक्कत होगी,
समझ में भी आता है तो दिक्कत होगी। यहाँ पे एक बार ध्यान से देख लो, होता क्या है कि जो आपका कॉज और इफेक्ट है, यहाँ पे हमारे पास दो चीज है ना, किसी चीज यहाँ पे कुछ हो रहा है, उसका कुछ कॉज है और उससे कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है ना। हम सिंपल भाषा में बात करें तो ये इफेक्ट क्या कर रहा है, कॉज को अपोज कर रहा है, ठीक है, ये कॉज को अपोज कर रहा है। क्यों अपोज कर रहा है ये एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर तुम इसको मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हो, तुम मूव करा रहे हो ना इसको, वी वेलोसिटी से सपोज करो मूव कराने की कोशिश कर रहे हो, तुम मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हो, ठीक है, तुम इसकी स्पीड को बढ़ा रहे हो, यहां पर तुम्हें क्या मिलना शुरू हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलनी शुरू हुई। अब जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुमने यहां से निकाली है उतनी यहां पे कम होनी चाहिए। उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, यहां पे एक अपोजिशन ऑफर कर सकते हो, ठीक है। जो जो वर्क तुम ऐसे कर रहे थे ना पहले, अब अगर ये जितना निकल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितनी निकल रही है, अगर उतना ही अपोजिट वर्क इस पे हो जाए तो ये नेट वर्क क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जिसका मतलब जो एनर्जी अब इनपुट एनर्जी है वो रिड्यूस होने लगेगी, ठीक है। और ये जो रिड्यूस हो रही है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे रिड्यूस हुई है, वो किस में कन्वर्ट हुई है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। कोई डाउट है इसमें तो बताइए, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या मिल रही है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमें मिल रही है यहाँ पर, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कराना चाहेगी, वो मैकेनिकल एनर्जी को अपोज करेगी। मैकेनिकल एनर्जी क्या है यहाँ पे, इसका मोशन, और अगर हम इसको अपोजिट हम बात करें तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर एक अपोजिंग फोर्स हमें देखने को मिलेगी। इसको अब यहाँ पर देखने को नहीं मिल पाएगा, आपको यहाँ पे कैसे थोड़ी देख पाओगे, फोर्स तो महसूस की जा सकती है ना यहाँ पे, क्योंकि आप तो इसको पुश करे ही जा रहे हो ना, आप तो इसको पुश करे जा रहे हो, तो ऐसे कैसे। तो अगर मान लो आपने ये पकड़ रखी है मैग्नेट और आप इसे पकड़ करके पास ला रहे हो, तो आपको महसूस होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक अपोजिंग फोर्स हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, जितनी फोर्स हमने लगा रखी थी उससे कम फोर्स इसके ऊपर काम कर रही है राइट डायरेक्शन में, ये आप महसूस कर पाओगे। समझ में आ रही है ये बात। सर ये वाला पॉइंट एक बार रिपीट कर दो सर। जैसे कि मान लो अगर इस मैग्नेट को आप होल्ड करके आप नजदीक लेके जा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे ये सर्किट आपने कंप्लीट कर दिया तो करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है बेसिकली, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, मतलब अब उसका कारण जो भी है जैसे भी हो, ठीक है, लेकिन ये क्या करेगी, ये कुछ इस तरह का सिनेरियो क्रिएट करेगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी कम हो रही है। मैकेनिकल एनर्जी कम कैसे होगी, यहाँ पे अपोजिंग फोर्स लगा करके। अपोजिंग फोर्स का मतलब क्या है, आप उसको महसूस कर पाओगे कि जितने अब पहले जितने एफर्ट आपको करना पड़ रहा था ना इसको मूव करने के लिए राइट साइड में, अब उससे कम एफर्ट में ये लेफ्ट साइड में उससे ज्यादा एफर्ट आपको लगाना पड़ रहा है। अगर आप उसको सेम मोशन देना चाह रहे हो, आपको फोर्स जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज करनी पड़ेगी अगर आप उसमें सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करना यस चाहते हो, सर, यस सर। ठीक है। तो ये इसका सीधा सा फंडा है, ये इस तरह से इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। ये मैं जनरेटिंग इफेक्ट में बता रहा हूं, ऐसे ही मोटरिंग इफेक्ट में भी होगा या कोई भी इन जनरल केस में होगा, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी जो है वो वर्क के जरिए इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो वही चीज यहां पर अगर हम उल्टा भी काम कर रहे होंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिड्यूस होगी, ठीक है, उसके लिए भी कुछ फिनोमेना अंदर हो रहा होगा लेकिन वो भी रिड्यूस होगी, ठीक है। और उसके लिए भी क्या होगा, एक अपोजिशन ऑफर होगा। कैसे अपोजिशन ऑफर होगा, मान लो तुमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है, ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में। एनर्जी का मतलब खाली ईएमएफ नहीं होता है, ईआईटी, ठीक है, वीआईटी होती है ना एनर्जी। तो यहाँ पे हम, लेकिन अभी मैं ईएमएफ ले रहा हूँ यहाँ पर, सपोज करो कि ये जो है ईएमएफ लगा करके आपने क्या करा, किसी मोटर में उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू करा। अब ये मोटर, ये जो मैकेनिकल एनर्जी जितनी इसमें आ रही है उतनी एनर्जी यहां से कम होनी है, उसके लिए क्या होना पड़ेगा, उसके लिए यहां पर एक अपोजिट ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, ठीक है। जैसे देखो जरा, अगर यहां पर 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी आपने और ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहां पे आपने मोटर कनेक्ट कर रखी है, तो ये मोटर क्या करेगी, यहां पर एक मान लो सपोज करो इसने 8 वोल्ट जनरेट कर दिया, ये मोटर भी क्या करेगी, एक ईएमएफ जनरेट करेगी जिसको हम बैक ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है। अब इफेक्टिव वोल्टेज कितनी रह गई, यहाँ पे 2 वोल्ट रह गई ना। अब करंट जो फ्लो करेगा 2 वोल्ट की वजह से फ्लो करेगा। तो ये जो यहाँ पर ये जो प्रोड्यूस किया जा रहा है यहाँ पर, ये बैक ईएमएफ है। सेम चीज ट्रांसफार्मर में, सेम प्रिंसिपल है। अगर आप किसी भी चीज से कोई एनर्जी को डिराइव कर रहे हो तो वहां पर उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो तो वहां पर एक अपोजिशन आपको दिखेगा। अगर आप ईएमएफ से वो उसको लगा रहे हो तो एक अपोजिट ईएमएफ मिल जाएगी। अगर आपने यहाँ पे फोर्स लगा करके उसको कर रहे हो तो आपको अपोजिट फोर्स मिल जाएगी। अगर कोई और ऐसा ही फिनोमेना है तो आपको अपोजिट वही चीज मिल जाएगी देखने को, ठीक है। जिस अब इसकी मदद से क्या होता है, इस फिनोमेनन की मदद से क्या होता है, पूरी एनर्जी कन्वर्जन होता है।
अब एक सिंपल सी चीज होगी, शायद आपने सुनी हो, काफी लोगों ने हो सकता है सुनी हो, काफी लोगों ने हो सकता है ना भी सुनी हो। होता क्या है, या फिर मेरे ख्याल से ये चीज तो सभी को पता होगा कि जो हमें वोल्टेज घर पे मिल रही है वो तो फिक्स ही मिल रही है ना। मान लो 230 वोल्ट है, ठीक है, 230 वोल्ट एसी हमें मिल रही है, वोल्टेज तो फिक्स है ना। अब कोई लोड जो हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है, वो कह रहे हैं हम हाई पावर खींच रहा है, बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, कोई कह रहा है कम कंज्यूम कर रहा है। तो कैसे पता चलता है ये पता चलता है अमाउंट ऑफ करंट से। जितना ज्यादा करंट ये ड्रॉ करेगा, देखो V तो कांस्टेंट ही है हर केस में, चाहे लोड आप कोई भी लगाओ, चाहे लोड रेजिस्टिव लगा दो, इंडक्टिव लगा दो, मोटर लगा दो, फैन लगा दो, कुछ भी लगा दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जितना करंट जो है वो ड्रॉ करेगा, जितना करंट जो ड्रॉ करेगा उससे पता चलेगा कितनी पावर ड्रॉ की जा रही है। ठीक है, ये क्लियर है भाई। इससे पता चलता है ना कि करंट से पता चलता है, अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो करंट से पता चलता है कि कितना करंट आप ड्रॉ कर रहे हो, उतनी पावर है इसकी, उतना हाई पावर डिवाइस है ये। सिंपल सी बात है ये तो। अच्छा, अब देखो जरा, जैसे आपने ट्रांसफार्मर में भी, अगर हो सकता है, मुझे पता नहीं आपने कितना ठीक से उसको स्टडी किया है या नहीं किया है, वैसे भी बहुत ज्यादा डिटेल में था नहीं तो मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूं। मान लो ये जो रेजिस्टेंस है, ये आपका रेजिस्टेंस घटने लगे, बहुत ज्यादा घटने लगे तो क्या होगा, यहाँ पे करंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बताओ। अगर यस ये सर। रेजिस्टेंस घट यस जाएगा सर, तो करंट यस। बढ़ जाएगा, क्योंकि ईएमएफ तो सेम ही रखनी है, मेंटेन करनी है हमें। ठीक है, पर टर्न वोल्टेज तो चेंज हो नहीं रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट ज्यादा ड्रॉ होने लगेगा। तो यहाँ पर तुम्हें इलेक्ट्रिकल पावर ज्यादा नहीं मिल रही है क्या, बोलो जल्दी से, मिल रही है। अब ये यस कहां से सर, आएगी, यस ये सर। तो इस एंड से आएगी ना, ये हमारे लेफ्ट एंड से आएगी ना, क्रिएट थोड़ी हो जाएगी। अब लेफ्ट हैंड से कैसे आएगी, जैसे ही आपने यहाँ पे जो भी ईएमएफ आपने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, सोर्स, एक वोल्टेज सोर्स आपने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा होगा, ठीक है, होगा क्या कि ये इतना अमाउंट ऑफ करंट यहां से ड्रॉ करेगा ना, मतलब उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑफ करंट जो है वो यहां से ड्रॉ करेगा। ठीक है, वो सोर्स जो हमारा सोर्स है, यहाँ पे तो दोनों इलेक्ट्रिकल है ना सोर्स, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, इलेक्ट्रिकल से ही तो आएगी वो, तो यहाँ पे करंट ही ड्रॉ किया जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैकेनिकल इनपुट होता तो फिर दूसरी फॉर्म में वो ड्रॉ किया जा रहा था, या तो यहाँ से करंट क्या होगा, ज्यादा ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, लेकिन कैसे पता चल रहा है कि ये ज्यादा करंट ड्रॉ होना चाहिए, I1 क्यों ज्यादा होना चाहिए, ये कैसे पता चलेगा बताओ। इस सप्लाई को कैसे पता है कि कब कितना करंट देना है, तो वो क्या देखेगा, सर्किट की ओवरऑल इंपीडेंस देखेगा। एक तरीका तो ये है, ऐसे सोच सकते हो कि ओवरऑल इंपीडेंस क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि ये रेजिस्टेंस क्या हो गया, घट गया। ठीक है, तो वो ज्यादा करंट भेजना शुरू कर देगा। लेकिन ये जो डोमेन है जो इसको खींचने में मदद कर रही है, ये कैसे काम करती है, तो वहां पर आपने देखा होगा कि जैसे जैसे ये करंट बढ़ने लगता है, अपोजिंग फ्लक्स आने लगता है, पोजीशन अपोजिंग फ्लक्स बढ़ने लगता है, ये इसका फ्लक्स है, ये वर्किंग फ्लक्स है, ये अपोजिशन फ्लक्स है, ये बढ़ने लगता है, ये अपोज करना शुरू करता है। ठीक है, अब वो अपोज कर रहा है, वो अपोजिंग इफेक्ट मैंने बताया ना, यहाँ पे अपोजिंग हो रहा है, यहाँ पर भी अपोजिंग इफेक्ट है, और हर जगह अपोजिंग इफेक्ट है। अब जितना ज्यादा अपोजिंग इफेक्ट होता है, जितना ज्यादा अपोजिंग इफेक्ट होता है, उतना ही ज्यादा क्या होती है, यहां से करंट ड्रॉ होना शुरू होता है, उतनी ही ज्यादा एनर्जी जो होती है डिराइव होती है सोर्स से, चाहे वो इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल हो, या इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल हो। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है, प्लीज मेरे को एक बार बता दें। कुछ ठीक ठाक लोगों को समझ में आ रही है ये बात मैं क्या बोल रहा हूँ, आयुष वर्मा यस सर। समझ में आ रही है, अंकित सिंह, अरुण पराशर, देवांशु रावत, कुछ समझ में आ रहा है बच्चों। यस सब सर। पूरी तरह यस क्लियर नहीं सर, हुआ पर थोड़ा यस थोड़ा यस आ सर, रहा है। सर, यस सर, देखो हो सकता अगर तुम्हें काफी हद तक समझ यस में आ रहा है सर। ना, तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि एकदम से मैं भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि तुम्हें ये सारी की सारी चीज समझ में आ जाए। लेकिन अगर तुम्हें ठीक ठाक समझ में आ रहा है, तुम एक उस चीज को फील कर पा रहे हो, तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये सभी चीजें बार यस बार सर। जैसे जैसे टॉपिक आते रहेंगे हम फिर से डिस्कस करेंगे वहां पर, कि कैसे ये चीज ड्रॉ हम्म। हो रही है, कैसे कैसे क्या हो रहा है, वापस से हम वो चीज डिस्कस करेंगे वहां पर। लेकिन अभी थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए, क्योंकि वहां पर फिर क्योंकि मैं तो ये चीज एक्सपेक्ट करूंगा ना कि थोड़ा थोड़ा आपको पता होनी चाहिए, फैराडेज लॉ पता होना चाहिए, अगर वहां पे नहीं पता है तो फिर वहां पर कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो ओके सर। ठीक है, थोड़ा मतलब थोड़ा सा विजुअलाइज अगर आप कर पा रहे हो, थोड़ा थोड़ा भी कर पा रहे हो, तो काम बन रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर ये है,
एक ये यहाँ पे सिंपल सी चीज है। अब यहाँ पर ही एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ है वो हमने बता दी फैराडेज लॉ से, ठीक है। सेम चीज को हम दो तीन तरह से सोच के बता सकते हैं, ठीक। जैसे कि एक हमारे पास है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये आपने सुना होगा, ठीक है ना। फ्लेमिंग्स रूल सुने हैं ना। यस हाँ सर जी, यस। हाँ जी, हाँ जी। यस तो सर। फ्लेमिंग्स रूल है हमारे पास, ठीक है। सेम काम के लिए हम फ्लेमिंग्स रूल यूज कर सकते हैं। एक पाम रूल होता है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, सेम ही चीज है, बस उसको डिफरेंट तरीके से बोल दिया गया, कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब खामा का टाइम वेस्ट करने वाली बात है, ठीक है। पाम रूल है, फ्लेमिंग्स रूल है हमारे पास, या फिर आपके पास अगर कोई फॉर्मूला गिवन है ना क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में, ठीक है, जैसे कि F इक्वल्स टू Q टाइम V क्रॉस B, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा लॉरेंस फोर्स पढ़ते वक्त। मैग्नेटिक फोर्स, किसी भी चार्ज, कोई भी चार्ज जो v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर कितनी फोर्स होती है, सॉरी ये तो फोर्स के लिए है, तो ये ठीक है, मोटरिंग में हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, मोटरिंग इफेक्ट में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई फॉर्मूला है तो उसकी मदद से भी, क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में पता है तो उससे भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और आप इसके लिए इंट्यूशन भी यूज कर सकते हो अपनी, या फिर फैराडेज लॉ भी यूज कर सकते हो, और एक और लॉ आप इसके लिए यूज कर सकते हो दैट इज कॉल्ड लेंज़ेस लॉ, ठीक है। अब होता क्या है कि हम किसी एक पर्टिकुलर, कभी किसी सिचुएशन में फैराडेज लॉ की मदद से बता देते हैं, कभी फॉर्मूले की मदद से बता देते हैं, कभी फ्लेमिंग्स रूल की मदद से बता देते हैं, कभी लेंज़ेस लॉ की मदद से बता देते हैं, तो पता ही नहीं चलता है बच्चे को, कि कंफ्यूजन क्रिएट होने लग जाती है कि कौन सा यूज करना है एक्चुअल में, ठीक है, कौन सा एक्चुअल में हमारे पास हमें यूज करना है, ठीक है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो बीच में रोक करके, हैंड रेज वगैरह की कोई ऐसी फॉर्मेलिटी नहीं है, ठीक है, बट डिस्टर्ब मत कीजिएगा, ठीक है। हैंड रेज कर रहे हैं कुछ लोग, मेरे को बता दीजिए अगर कुछ डाउट है तो। चलिए, ठीक है, तो ये सब लॉज हम यूज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जरा, अब मैं आपको बारी बारी से ना इनको थोड़ा सा बताता हूँ कि कैसे हम इसको यूज करेंगे। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग चीजों में से एक है, अगर हम बेसिक लॉज की बात करें तो जो है ये कॉन्सेप्ट जो है ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग चीजों में से एक है, तो इसको थोड़ा सा ढंग से हम देखते हैं, ठीक। देखो जरा, आप ये मत देखो कि नॉर्थ पोल है साउथ पोल है क्या है, बस आप अपने थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो कि अपोजिशन होना चाहिए। आपको क्या ध्यान रखना है, अपोजिशन होना चाहिए कॉज के लिए, ठीक है। कॉज क्या है, इसका मूवमेंट, यानी कि फ्लक्स का बढ़ना, ठीक है। जैसे जैसे ये जो मैग्नेट है ये नजदीक आएगी, इनसाइड फ्लक्स जो होगा वो इंक्रीज करने लगेगा, ठीक है, ठीक है। इनसाइड फ्लक्स जो है वो इंक्रीज करने लगेगा। आप सोच के देखो जरा, अगर आपके पास दो मैग्नेट्स हैं नॉर्थ और साउथ, और यहां पर क्या रख रखी है आपने, साउथ और नॉर्थ ऐसे करके रख रखा है, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ जरा, अगर आप ऐसे रखोगे तो क्या होगा, इसमें फील्ड ऐसे एंटर कर रही होगी, इसमें भी फील्ड एंटर कर रही होगी, ठीक है। अगर आप इनको नजदीक लेके जाओगे तो होगा क्या, थोड़ा सा ना तरीके से ड्रॉ करता हूँ इसको, या फिर इसमें एक काम करो, पोलैरिटी चेंज कर लेते हैं पहले, ज्यादा बेहतर रहेगा। ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो होगा क्या, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही होगी ऐसे ऐसे करके, ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, कुछ ऐसे हो जाएगा, कुछ फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होगी, कुछ ऐसे जा रही होगी, यहाँ पे एंटर कर रही होंगी, ठीक है। सपोज करो आपने इसको मूव करना शुरू कर दिया, तो होगा क्या, ये वाली मैग्नेट जो होगी ये इस सेकंड मैग्नेट को, फर्स्ट मैग्नेट जो है वो सेकंड मैग्नेट को अट्रैक्ट करना शुरू करेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें सेम टाइप का फ्लक्स है। अगर इस फ्लक्स में ये वाला फ्लक्स ऐड करोगे तो क्या होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा फ्लक्स। लेकिन अगर एक फ्लक्स ऐसे जा रहा है दूसरा फ्लक्स ऐसे जा रहा है तो क्या हो जाएगा, इनका नेट 0 हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं होगा। देखो फ्लक्स क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है हमारी, स्केलर क्वांटिटी, ऐसी स्केलर क्वांटिटी जो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें। फ्लक्स जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे चार्ज है हमारे पास, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो कोई भी स्केलर क्वांटिटी जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, उसका हमेशा अलजेब्राइक सम लिया जाता है। अगर आपको टोटल निकालना है तो हमेशा अलजेब्राइक सम लेते हैं। जैसे कि आपने एडिटिविटी ऑफ चार्ज करके एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि चार्ज हमेशा क्या होता है, अलजेब्राइक सम लेते हैं। ऐसे हमेशा कोई भी स्केलर जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हमेशा उसका अलजेब्राइक सम लेते हैं। अलजेब्राइक सम का मतलब क्या होता है, सेम डायरेक्शन में है, मान लो ऐड कर दिए, अगर दोनों को तुम नेगेटिव नेगेटिव मान रहे हो यहाँ पे, तो इसको भी नेगेटिव लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है।
पर अगर एक लेफ्ट में जा रहा है एक राइट में जा रहा है तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब तुम सोच के देखो इस, अब वापस से सिचुएशन पे आओ कि ये जो फ्लक्स जो है यहां पर, ये जो फ्लक्स है वो इस साइड में राइट साइड में इंक्रीज कर रहा है, और आपको क्या करना है, इसको अपोज करना है। और फ्लक्स की मदद से हम क्या करा सकते हैं, मैग्नेट को अट्रैक्ट भी करा सकते हैं, अपोज भी करा सकते हैं। अगर आप सेम टाइप का फ्लक्स प्रोड्यूस कर दोगे, मतलब अगर अगर ये जो कॉइल है, ये जो कॉइल है हमारी, ये जो कॉइल है, ठीक है, अगर सेम टाइप का फ्लक्स, वो भी इनवर्ट फ्लक्स अगर प्रोड्यूस कर देगी तो दोनों फील्ड लाइन हेड अप हो जाएगी। ये इसका मतलब नॉर्थ जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है, हमें इसको रिपेल कराना है। इसका मतलब क्या है कि यहां से जो है वो कुछ इस तरह की फील्ड लाइंस होनी चाहिए, बताओ, जो कि हमारे पहले फ्लक्स को क्या कर सके, काउंटर कर सके। और इन टर्न यहां पे क्या बन जाएगा, नॉर्थ बनना चाहिए, यहां पे साउथ बनना चाहिए। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि यहां पर नॉर्थ बनेगा और यहां पर साउथ बनेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए। ठीक है, ठीक है। देखो, अगर कोई ऐसे सोलेनॉइड है, इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है उससे डिपेंड करेगा ना कि ये यहां से, ये नॉर्थ यहां बन रहा है कि यहां बन रहा है। देखो जरा भाई, तुम्हें पता है ना कि अगर एक सर्कुलर वायर ले लिया, इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो हम यहाँ पे राइट हैंड रूल यूज करते हैं ना, फिंगर को कर्ल करते हैं करंट की डायरेक्शन में, और थंब जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे देता है। ठीक है, ये बात पता है सभी को? जल्दी से हाँ या ना यस बोलिए। यस सर। अभी मीटिंग यस बंद होने सर। वाली है तो वापस से रीज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस पे सर। डिपेंड करता है। देखो, यहां पे बनना था नॉर्थ और यहां पे बनना था साउथ, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, कॉज को अपोज कर सके। अब यहां पे नॉर्थ और यहां पे साउथ करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। करंट की डायरेक्शन ऐसे है तो फील्ड अब यहां पे आपकी तरफ आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है। अगर इसी डायरेक्शन को मैं अपोजिट कर दूं, क्लॉकवाइज कर दूं, तो क्या होगा, तो ये फील्ड जो हो जाएगी वो अंदर की तरफ हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो कि करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि क्या होगा, यहाँ पे अपोजिशन होगा कि क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अब करंट फ्लो कराना है, करंट फ्लो होना है, तो यहां पे ईएमएफ होनी चाहिए। बिना ईएमएफ के, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट हो सकता है क्या? सोच के देखो जरा, बिना ईएमएफ के या बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं सर, ठीक नहीं। है, तो अब देखो, अगर वापस से अब तुम रिकॉल करोगे ना फैराडेज लॉ या लेंजेस लॉ या कोई भी लॉ अगर रिकॉल करोगे जो अपोजिशन की बात करता है, वो यही कहता है कि ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड सच दैट if it is allowed to flow a current, then the flux so obtained will oppose the cause। ठीक है, या फिर ईएमएफ जो हमारी मिल रही है वो कुछ इस तरह से मिल रही है कि वो कॉज को अपोज कर रही है। कॉज क्या है यहाँ पे, इसका जो मूवमेंट है, इनवर्ड फ्लक्स का बढ़ना, इनवर्ड फ्लक्स का यहाँ पे बढ़ना जो है वो कॉज है। उसको अपोज करने के लिए यहाँ पे ईएमएफ की पोलैरिटी कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि वो ऐसा फ्लक्स प्रोड्यूस करे जो कि इस कॉज को अपोज कर सके। तो यहाँ पे ईएमएफ की पोलैरिटी क्या होगी वो हम इस तरह से देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे प्लस माइनस होना चाहिए कि यहाँ पे माइनस प्लस होना चाहिए। तो कंप्लीट कर लें। अब यहाँ पे प्लस हो के यहाँ पे माइनस हो, या यहाँ पे प्लस माइनस ऐसे हो, मतलब साइन क्या हो, कैसे पता चलेगा? तो अब हमें करंट की डायरेक्शन पता है ना, जो उसको अपोज कर सके, तो उसकी मदद से हम ईएमएफ की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे पोलैरिटी चूज कर सकते हैं। अभी हम आगे देखेंगे, अभी मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ कि ये करंट की डायरेक्शन यही होगी कि अपोजिट होगी। क्यों? क्योंकि वो सेंस ऑफ वाइंडिंग पे भी डिपेंड करेगी। सेंस ऑफ वाइंडिंग का मतलब क्या है कि आपने उसको ऐसे 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 करके लपेटा है, या फिर आपने उसको ऐसे 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 करके लपेटा है। ठीक है, तो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि यहाँ पे किस तरह का फ्लक्स जनरेट होगा। ठीक है, एक चीज और यहां बता दूं, यहाँ पे कई सारे केस बनते हैं, जिनमें से एक केस मैं और बता रहा हूं, उसके बाद दूसरे बाकी जो दो केसेस हैं वो आपको खुद से देखने पड़ेंगे। ठीक है, क्लैरिटी हो जाए इसलिए मैं बता रहा हूं, यहां से मैंने इसको रिमूव कर दिया। सोच के देखो इस बात को कि अगर इस मैग्नेट को अवे ले जाएं, दूर लेके जा रहे हैं, तो क्या होगा? जितनी फील्ड लाइंस यहां से लिंक हो रही थी, मान लो ये 4 लिंक हो रही है, तो जैसे ये दूर जाना शुरू होगा 4 से 3 हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो ये चाहता क्या है? चाहता ये है कि फ्लक्स को अपोज करे, फ्लक्स के चेंज को अपोज करे, फ्लक्स को अपोज ना करे, फ्लक्स के चेंज को अपोज करे। तो यहां पे क्या था, अंदर की साइड फील्ड लाइंस बढ़ रही थी, तो उसके बढ़ने को अपोज करना था उसको।
इसलिए उसने यहां पर नॉर्थ पोल बनाया था। नाउ सिचुएशन इज रिवर्स्ड, सिचुएशन इज चेंज्ड। क्या कि अब ये जो मैग्नेट है वो पीछे की तरफ जा रही है, इसका मतलब इनवर्ड फील्ड क्या हो रही है, ये जो फील्ड है ये 4 से 3 होगी, 2 होगी, 1 होगी। अब ये क्या कह रहा है, डिक्रीज हो रही अपोजिशन, है। हाँ इसको अपोज करना है, इसको कॉज को अपोज करना है। कॉज क्या करना चाह रहा है, फील्ड लाइंस कम करना चाह रहा है, ये कम नहीं करने देगा। ठीक है, इसे ये क्या पुल करेगा, करेगा, अब कम नहीं, कैसे नहीं कर, मतलब करेगा, हाँ कैसे, पुल करेगा अपनी तरफ। हाँ करेक्ट करेक्ट। तो अब ये कैसे नहीं करेगा, मतलब 4 से 3 हो गई, लेकिन अब 3 का आप फ्लक्स क्या रखना चाहते हो, 4 के बराबर ही रखना चाहते हो, तो एक फील्ड अंदर की तरफ आनी चाहिए ना। उसके लिए यहाँ पे साउथ बनना पड़ेगा, यहाँ पे नॉर्थ बनना पड़ेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे पोलैरिटी तय होगी, उसके हिसाब से यहाँ पे करंट तय होगा कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, और उसके हिसाब से हम ईएमएफ मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब एक बहुत बड़ा डाउट है जो मतलब बहुत ही ज्यादा परेशान करता है, वो थोड़ा सा एक बार उसको देखिए। मैंने यहाँ पर एक बैटरी ड्रॉ करी है, थोड़ा सा दूर दूर ड्रॉ कर रहा हूँ टर्मिनल्स, और एक यहाँ पर रजिस्टर ले लो या कोई भी आर्बिट्ररी लोड ले लो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, इसमें किसी को डाउट है क्या? लेकिन देखो यहां पर अब हम गड़बड़ कर देते हैं। अच्छा एक चीज और है, उससे पहले फाइनल चीज हम यहाँ पे देख लें। अगर इसकी वोल्टेज तुम देखो तो ये प्लस और ये माइनस है ना, ठीक है, और यहां पर अगर तुम वोल्टेज निकालोगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव से कनेक्टेड है। बताओ, क्लियर है? तो अगर यहाँ पे बस वोल्टेज की पोलैरिटी देखो और यहाँ पे वोल्टेज की पोलैरिटी देखो, देखो ये दोनों, ये इसका पॉजिटिव यहाँ आ रहा है, इसका नेगेटिव कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ठीक है, चलो अब थोड़ा ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। करंट अगर ऐसे मूव कर रहा है, क्या करंट कभी डिसकंटिन्यूअस हो सकता है कि यहां से यहां तक फ्लो करा करंट और यहां पे ना गया? बोलो, करंट तो डिसकंटिन्यूअस थोड़ी होता है, जितना करंट यहां से निकल रहा है उतना यहां पे एंटर करेगा। बोलो, तो होता क्या है, बैटरी के अंदर भी करंट फ्लो करता है। बैटरी के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो इस तरह से फ्लो करता है ताकि करंट जो है वो कंटिन्यूअस बना रहे। जितना करंट है यहाँ पर, डीसी बैटरी अगर यहाँ पे फिक्स लोड है तो करंट जो है वो बराबर बना रहे। ये क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो, दोनों में डिफरेंस ऑब्जर्व करो। अगर तुम बैटरी की बात कर रहे हो तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ करंट जा रहा है, और अगर तुम लोड की बात कर रहे हो या कोई भी बाहर की बात कर रहे हो तो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट जाता है। देख लो, ठीक है। तो हमेशा अगर कोई डब्बा दे दिया यहां पर और इसके 2 टर्मिनल दिखा दिए, अब तुम्हें बोल रहा है कि आइडेंटिफाई करो कि ये सोर्स है, सोर्स मतलब जो एनर्जी दे रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है, या सिंक है, सिंक मतलब या फिर लोड बोल रहा है। ठीक है, आपको क्या बताना है, ये दे दी पोलैरिटी और यहां पे दिखा दिया करंट। अब बताओ ये सोर्स है कि सिंक है? तो ये सिंक है। क्यों है ये सिंक? सिंक है। क्योंकि पॉजिटिव में एंटर कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ट्रेवल करंट। कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रेवल कर रहा है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड सिंक। ठीक है, क्लियर है ये चीज? सर एक बार दोबारा समझाना सर, मैं कुछ काम के लिए चला गया था एक बार। सर ये बैटरी कॉम्बिनेशन में भी काम करेगा आपका रूल? सर एक बार सिंक बताना दोबारा सर, मेरा कॉल आ गया था। हाँ थोड़ा सा ध्यान रखो इस चीज को कि कॉल वगैरह मत लिया करो इस टाइम। सॉरी देखो सर, वो अगर आवाज तुम, ही बंद हो गई थी ना, कॉल आ ठीक है गया। ठीक है ठीक है ठीक है, अब मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ बट आगे से ध्यान रखना। देखो जब भी लोड होगा ना, लोड में हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। ये टर्मिनल लोड का पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, ठीक है ना। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमेशा करंट फ्लो करता है। लेकिन जब भी सोर्स की बात करोगे ना आप, बैटरी की बात करो या कोई भी सोर्स की बात कर रहे हो, तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हमेशा करंट फ्लो करता है। अब मान लो कभी कभी एक नंबर में गेट वगैरह में, आईईएस में ऐसे एग्जाम क्वेश्चन आ जाते हैं, छोटे छोटे से सिंपल क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं। क्या दे दिया, ये एक डिवाइस दे दिया, पता नहीं इसमें ऑप्शन दे दिया, ये क्या क्या हो सकता है, रजिस्टर हो सकता है, इंडक्टर सॉरी रजिस्टर हो सकता है, या बैटरी हो सकती है, या मतलब ऐसे ऐसे करके कुछ ऑप्शन दे दिया मान लो। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये सोर्स है या सिंक है, इनमें से कौन सा हो सकता है? तो आपको पता है कि ये होना तो सिंक ही चाहिए, तो ये रजिस्टर हो सकता है। या क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया इनमें से कौन सा नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आर एल सी मान लिया, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे डिस्चार्ज है ये इसमें कोई एनर्जी है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिख दिया ईएमएफ सोर्स, एक बैटरी सोर्स हो गया। तो ये आंसर है हमारा, क्योंकि इनमें से तो कोई भी हो सकता है।
ये सिंक की तरह काम कर सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता पक्का पक्का बैटरी, क्योंकि बैटरी में तो नेगेटिव से अगर ये बैटरी होती तो करंट ऐसे जा रहा होता, ठीक है। आपको करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ दिखा रखी है, अगर ऊपर की तरफ दिखा रखी होती तो ये बैटरी हो सकती थी, अदरवाइज नहीं हो सकती। क्लियर है ये चीज? अब यहां पर देखो जरा, इस सिचुएशन में देखो, आप मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। अब इससे क्या करोगे? ये जनरेटर हो रहा है ना, ये जनरेट हो गई, इससे चलाओगे ना अपना सर्किट को, बताओ यहां पर क्या करोगे? यहां पे लैंप कनेक्ट करके उसको चलाओगे ना। ये थोड़ी ना हमारी सिंक है, ये सिंक है क्या हमारा? नहीं, ये तो हमारा सोर्स की तरह काम करेगा, क्योंकि इसने तो ईएमएफ पैदा की है, जिसको हम यूज करके क्या कर सकते हैं, कोई भी एक्सटर्नल सर्किट में काम करा सकते हैं। तो ये हमारा सोर्स है। तो अगर इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो पोलैरिटी बता सकते हो इसमें से कौन सी करेक्ट है? सोच के बताओ जरा। अगर करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है तो पोलैरिटी कौन सी करेक्ट है, 1 और 2? मैंने आपको पहले ही बता दिया है यहाँ पे। ये क्या है? क्लियर कर दो क्वेश्चन। हाँ मैं बता देता हूँ, ये किसकी तरह काम करेगी? ये सोर्स की तरह काम करेगा। क्यों करेगा सोर्स की तरह काम? क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स हो गया। अब मैकेनिकल से आपने इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करा दी, इसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्स की तरह काम करेगा, ठीक है। करंट की डायरेक्शन हमें पता है कि अगर हमारे पास सर्किट कंप्लीट है तो करंट जो है अपवर्ड जा रहा है, अगर मान लो ऐसा आपको पता है, तो इसकी पोलैरिटी क्या होनी चाहिए? यहाँ पे प्लस, मतलब लेफ्ट में प्लस और राइट में माइनस होना चाहिए, कि लेफ्ट में माइनस राइट में प्लस होना चाहिए? सर लेफ्ट में माइनस राइट में प्लस। सर लेफ्ट में माइनस राइट में प्लस, सेकंड वाली। करेक्ट। देखो कितना सिंपल है। सेकंड अब वाली। यहाँ